त्रिभुवन जी, यही मसला मैं हर बार इस बात को कहता हूं कि भैया जब आप इनको लिस्ट में जोड़ते हो अपनी जान बचाने के लिए विधानसभा में, क्या बोले अनुपात समानुपात सब बराबर हो गया क्या, तो कुछ इनका भला भी कर दो। अमिताभ जी, आपने 10,000 रुपया में आदमी जीवन जिएगा। पिछले 5 सालों में कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने फांसी लगाई है, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, ऑन रिकॉर्ड है, नेताजी को भेज देंगे। और कम से कम 100 बार आपने इस मुद्दे को उठाया कि मानदेय इनका बढ़ा दिया जाए, इनका मानदेय बढ़ा दिया जाए, मेडिकल और अन्य सुविधाएं इनको दे दी जाए, लेकिन कहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और 2 बार विधानसभा में आपने देखा कि बजट बढ़ाया गया 2-2 हजार रुपए, 2 बार। अभी 4 दिन पहले 2,500 की घोषणा की थी और उसके पहले जब विधानसभा का चुनाव था तो 2,000 रुपए बढ़ाया था, अभी तक 1 रुपए नहीं बढ़ाया गया अमिताभ जी। और जो ये बात कर रहे हैं भर्ती की, अमिताभ जी आप समझिए कि 69,000 की भर्ती अभी तक नहीं पूरी हो पाई है, 1400 पद खाली है, लगभग 1400 पद अभी भी खाली है। और ये 2018 का नोटिफिकेशन रद्द हो गया, इसके मतलब ये सारे जो 20-22 हजार अभ्यर्थी हैं ये एक झटके में भी बाहर होने वाले हैं आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर, क्योंकि 2018 का नोटिफिकेशन मतलब पेड़ को जड़ से काट दिया गया है। नेताजी हमारे नहीं समझ पा रहे हैं, जड़ से जब पेड़ काट दिया गया है तो उसकी डाली, शाखा, फूल, पत्ती, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप समझिए, नोटिफिकेशन को रद्द किया। अवधेश जी से इस पे उत्तर लूंगा, सत्यम को भी जरा बहस में ले लूं। सत्यम आप क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। रुको विशु यादव, अभी रुकिए। सीधी तौर पर एक बात कहना चाहता हूं जी, कि सरकार ने अगर 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया होता कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं शामिल होगा तो बीएड डिग्री धारक बीएड नहीं करते। दूसरी चीज यह है कि यह कहां का नियम है कि कार चलाने वाला बाइक और मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। बीएड डिग्री धारक अगर हायर एजुकेशन था तो इसे सरकार को पहले क्लियर कर देना चाहिए था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नहीं है, वो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए है। 5 साल का वक्त देने के बाद अब कहा जाए कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दूसरा कोर्स कर दो और यूपी टीजीटी की वैकेंसी आती नहीं, 6वीं और 8वीं की जो वैकेंसी है उसको प्रमोशन करके भर दिया जाता है जो बीएड का अधिकार है। और उसके बाद जब बीएड के लोग बर्बाद होने के कगार पे हैं तो सरकार हाथ खड़े कर देती है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वोत्तम है। सरकार से सीधी मांग है कि ऑर्डिनेंस लाएं, बिल लाएं और 3 लाख परिवार जो यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड कहीं पर भी फार्म नहीं भर सकते, उनके साथ साथ देश के करोड़ों बीएड धारकों के साथ न्याय करें। और यही गुहार हमारे अवधेश बाबू आपने मांग सुनी और जो बात त्रिभुवन ने कही वो भी महत्वपूर्ण है। अवधेश जी देखिए अमिताभ जी, जैसे अभी सत्यम भाई कह रहे थे, देखो तीनों लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, त्रिभुवन सिंह हो, विशु यादव या सत्यम पाठक हो, तीनों बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। और मैं समझता हूं कि तीनों जो लोग हैं पूरी तरह से संविधान को मानने वाले व्यक्ति भी। कोई भी अगर न्यायपालिका, कोई भी न्यायालय अगर कोई फैसला सुनाता है तो थोड़ा उसका धैर्य रखें। कोई भी उसके ऊपर कार्रवाई होती है, कोई चैलेंज करता है उसके ऊपर, तो थोड़ा समय तो लगता है हर चीज में। मैंने एक बात आपसे शुरू से ही कह दी, आपके चैनल के माध्यम से, आपको और इनके तीनों जो लोग बैठे हैं और आपके दर्शकों को भी सुनाई दिया होगा कि इस समय देश में और राज्य में, उत्तर प्रदेश में, दोनों जगह ही न्यायप्रिय सरकार है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अभी बात कर रहे थे, ये देखिए मैं बताऊं आपको, हमारे जो संविधान में है एक अनुच्छेद 123 है और दूसरा आपका जो है ये 213 है। दोनों ही अनुच्छेद अपने अपने अलग अलग काम करते हैं। जो अनुच्छेद अपने 123 है उसके आधार पे जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनके पास अध्यादेश बनाने की एक शक्ति है। 213 जो अनुच्छेद है उसके अनुसार जो राज्य का गवर्नर है वो अध्यादेश ला सकता है। लेकिन भाई कुछ सब्र तो करिए आप, ठीक है, आप ये कह रहे हो उम्मीद रखो अच्छा होगा, उम्मीद रखो अच्छा। मैं एक दूसरी बात कहता हूँ अवधेश बाबू, एक सवाल, रुको भाई विशु। अवधेश बाबू, एक प्रश्न है, मैं मूल कारण जो है ना इस अव्यवस्था के, उन पर एक प्रश्न करता हूं। छोड़िए अभी इस तात्कालिक विषय को। एक भर्ती निकली, उसमें पर्चा बनवाया आपने, 10 विशेषज्ञों को हायर किया गया, उनको टैक्स का पैसा दिया गया भाई कि आप पर्चा बनाओ। उनने पर्चा में जानबूझ के या मूर्खता में, अगर मूर्ख हैं तो आपने उनको पर्चा बनाने वाला क्यों माना, और जानबूझ के किया तो उनको आजीवन कारावास दो कि उसमें 4 सवाल गलत लिख दिए, ठीक। उसके बाद बोले बेटा आप खेलो जाके। क्या, जैसे ही पर्चा इधर खत्म हुआ उधर हाई कोर्ट में रिट लग गई, विशु यादव ने पर्चा बाद में दिया,
फाइल पहले तैयार करा ली मुकदमे की। बोले वकील साहब ये पर्चा है, तुरंत तैयार करो। बोले ठीक है बेटा आ जाओ, पर्चा देके इधर आओ, अभी हम इलाहाबाद में टोके दे रहे। तो एक त्रिभुवन ने दायर कर दिया, एक सत्यम पाठक ने। क्या कोर्ट ने फैसला पलट दिया, बोले जी ये परीक्षा अवैध हो गई। लो, ये मुकदमा और मुकदमे का फैसला तो 1 मिनट में आ जाता अवधेश बाबू, लेकिन आपको ये अंदाज है कि लाखों परिवारों के माता पिता की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है बच्चे को वहां तक ले जाने में। अब फिर आप कहेंगे तो भाई न्यायपालिका है, अब हम क्या करें। मैं कह रहा हूं न्यायपालिका से नहीं लड़ रहा, मैं कह रहा हूं जिसने गलत पर्चा बनाया उसको आपने जेल में डाला, 20 लाठी मारी कि नहीं मारी? मारी तो मुझे श्वेत पत्र जारी करो कि अग्निहोत्री जी जिन जिन पर्चों में गलत सवाल आए उन पर्चा बनाने वालों के 20 लाठी में 10-20 साल जेल में हमने भेज दिया। बताइए, है श्वेत पत्र? और अगर वो सब घूम रहे हैं, पान खा रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश में या देश में, तो फिर हमारे लिए डूब मरने की बात है अवधेश बाबू। नहीं, गलत बोलूं तो तुरंत टोकिएगा मुझे। बताइए, उस गलती का खामियाजा सत्यम क्यों भुगते, विशु क्यों भुगते, त्रिभुवन क्यों भुगते और इनका परिवार क्यों भुगते, जिसने बाय बैल बेच के, गाय बेच के, जमीन गिरवी रख के लड़के को पढ़ाया, लड़की को पढ़ाया। अवधेश जी देखिए अमिताभ जी, पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती, ये हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं और पुरानी कहावतें चली आ रही हैं। जो पढ़ाई करता है, जो पढ़ाई होती है, विद्या जो होती है ना, वो कभी खराब नहीं जाती। और विद्या एक ऐसी चीज है, जितना आप बांटोगे उतना ही आपको ग्रहण करेगी वो। मैं सवाल दूसरा पूछ रहा हूं, आप बता रहे विद्या बांटो। मैं वही कह रहा हूँ, मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो आपके तीनों ये बैठे हुए हैं, विशु यादव, त्रिभुवन सिंह, वेतन देने की बात कहेंगे तो कहेंगे नहीं हम शिक्षक है या नहीं, यही आप यही घुमाने वाला काम करते हैं ये लोग। पूरे बेसिक का तहस नस कर दिया इन लोगों ने, कोई खुश नहीं है। जूनियर एडेड 6800 में घोटाला, अभी तक सब लड़का पड़ा है। आप जी एक बार बताइए जी, आप अगर करते तो पूरी तैयारी होती है, एकदम तो कुछ होता नहीं है। से बाहर हो गए और इसी धैर्य के चक्कर में बीएड वाले केबीएस पीआरटी से भी बाहर हो गए। और सर अब हम किस बात का धैर्य रखें? सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि एक सेकेंड सर, बस कि हम लोगों का जो देश है सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता आया है और करता है। इसी के तहत जो फैसला आया है इसको स्वीकार करना चाहिए, सबको स्वीकार करना चाहिए। यही सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर पर फैसला दिया था, उसको हम लोगों ने स्वीकार किया। रुकिए, ठीक है, आगे बात आगे रुकना। अब सत्यम विशु यादव आपकी बात आगे। सत्यम, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा और सरकार इस फैसले को नहीं। जी सत्यम, आप क्या कह रहे थे, बोलिए। सर मैं एक चीज यहां पर कहना चाहूंगा, अवधेश जी अभी कह रहे थे कि धैर्य रखिए। सर इस धैर्य का फल कितना बुरा हो रहा है वो सुनिए। सर बिहार शिक्षक भर्ती लगी हुई है, उत्तर प्रदेश से 5 लाख बीएड डिग्री धारकों ने फॉर्म भरा है और वहां पर स्थिति यह है सर कि वो छात्र टिकट भी करा चुके हैं और अब फॉर्म परीक्षा नहीं दे सकते। पहली चीज, केबीएस पीआरटी में सर मेहनत करके उन्होंने 135-140 नंबर बीएड लाने वाले छात्र अब वहां पर सिलेक्टेड नहीं हो जाएंगे। उनको जो उनकी उम्मीद थी कि एक रोजगार उनको मिलेगा, वहां से भी बाहर कर दिया जाएगा। यह धैर्य का फल सर कितना बुरा है बीएड डिग्री धारकों के लिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हमें धैर्य नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। और न्याय का सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है कि बीएड वालों के लिए अध्यादेश सरकार लाए। अवधेश जी यहां पर बैठे हैं, शिक्षक भर्ती में रहेंगे। धैर्य अनंत काल तक संभव नहीं। क्या नहीं, हम लोगों ने शिक्षा मित्र के मामले में देखा, कहा कि भाई धैर्य रखिए। धैर्य रखते रखते वो बुढ़ा गए। क्या उनके परिवार संकट के रसातल में धंस गए धैर्य रखते रखते। पूछिए त्रिभुवन सिंह से। मैं अधिकांश शिक्षा मित्रों से तो व्यक्तिगत तौर पर परिचित हूं। जिंदगी की जरूरतें धैर्य रखो, इस मंत्र से पूरी नहीं होती अवधेश जी। नहीं जी जिन्होंने खेत बेचकर लड़का लड़की पढ़ाया, उनको अचानक से व्हाट्सएप पर खबर आती, बोले भैया गई भैंस पानी में, वो कैसे धैर्य रखे अवधेश जी? जी अमिताभ जी, मैं पहले सत्यम भाई को ये बता दूं कि सबसे पहले तो जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, गलत जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो राजनीति करना चाह रहे हैं, उनसे दूरी बनाकर रखें। सबसे पहली बात। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कुछ लोग ये भी फैला रहे हैं कि जो यूपी टेट के जो एग्जाम हुए थे उसका जो प्रमाण पत्र मिलना था वो नहीं डाउनलोड हो रहा है। इस तरह का पैनिक कर रहे हैं लोगों को, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।
इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि जो गुमराह करने वाले हैं, बरगलाने वाले हैं, राजनीति करने वाले हैं, उनसे दूरी बनाकर रखिए, धैर्य रखिए, आपके साथ न्याय होगा, ये मेरी गारंटी है 100%। धैर्य बनाकर रखिए। अवधेश, एक मिनट, एक बुनियादी सवाल है अवधेश भाई, एक बुनियादी सवाल है। कोई भी अधिसूचना, कोई भी विज्ञापन, मेरी बात सब लोग ध्यान से सुने, कोई भी अधिसूचना, कोई भी विज्ञापन, कोई भी दिशा निर्देश, भर्ती से संबंधित या पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन अगर अदालत में गिरता है तो उसको बनाने वाले ब्रेन बिहाइंड द नोटिफिकेशन जो अधिकारी होते हैं उनको तत्काल प्रभाव से जेल यात्रा क्यों नहीं कराई जाती, ये मैं समझना चाह रहा हूं। मैं तो बड़ा ब्लंट आदमी हूं, दुनिया कहानी में मेरी रुचि नहीं। मान लीजिए 10 अधिकारियों की टोली ने एक अधिसूचना बनाई, वो अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट में गई और मुंह के बल गिर पड़ी, हाई कोर्ट गई सो गिर पड़ी, तो उन 10 अधिकारियों को दंडित क्यों नहीं किया जाता? वो आज इस विभाग में काजू खा रहे, कल दूसरे विभाग में खाएंगे, परसों तीसरे में खाए, उनके ठेंगे पे घर जमीन बिकी, विशु यादव की, सत्यम की, त्रिभुवन की। अवधेश जी, मेरा सवाल ये है, देखिए अमिताभ जी, जो आप बात कर रहे हैं बहुत सही बात कर रहे हैं। देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सब कुछ के हर चीज के जानकार हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि जो अधिकारी किसी तरह की इसमें भ्रष्टाचार में पाया जाता है, घोटाले में पाया जाता है, किसी तरह की जैसे आप बात कर रहे हैं इसमें पाया जाता है, तो उस पर कार्रवाई होती है इस समय। लेकिन जो पहले की सरकारें थी उस समय क्या था, उस समय इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती थी। अब तो अगर कोई पकड़ा जाता है ऐसे कार्य करते हुए तो उस पर कार्रवाई होती है। और रही बात जो बीएड अभ्यर्थियों की और बीटीसी वालों की, इनसे मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, थोड़ा धैर्य बना के रखें, ठीक है, किसी की बातों में ना आए, बहकावे में ना आए, आपके साथ नहीं होने दिया जाएगा। अभी रुकिए सत्यम, त्रिभुवन, जिस भी अधिकारियों ने ये 2018 का नोटिफिकेशन तैयार किया होगा, काबिल लोगों ने, क्या सुप्रीम कोर्ट में गिर गया, ठीक, बाद में अध्यादेश आएगा, सुपर अध्यादेश आएगा, क्या होगा अभी छोड़ो। मेरे जैसा कम बुद्धि का आदमी जानना चाह रहा है कि जिन लोगों ने बनाया होगा उनका आधार कार्ड तो सरकार के पास जमा होगा, वो तो भाग नहीं सकते, ठीक। अमिताभ जी, सबसे पहले वो दंडित क्यों नहीं किए जाएं? बिल्कुल उसी पे थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। जब ये नोटिफिकेशन आया तो हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी कि ये नोटिफिकेशन कैसे लाया गया। ये एनसीटी के वकील से पूछा गया और केंद्र के वकील से पूछा गया, एमएचआरडी के जी ये नोटिफिकेशन कैसे आया। तो ये लोग वहां पर फंस गए बताने में, और आपको विश्वास नहीं होगा, ये 1 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो गया, 1 हफ्ते के अंदर। और जब ये नोटिफिकेशन जारी हो गया तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट गया है वो एनसीटी और केंद्र सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट, और वहां पे ये अपनी बात नहीं कह पाए। तो गलती किसकी? केंद्र के जो वकील हैं, जो अधिकारी हैं, और जो एनसीटी के अधिकारी और वकील हैं। और ये दोनों बॉडी किसकी है? भारत सरकार की, के अंडर में काम कर रही है। तो गलती यहाँ किसकी है? बड़ा यही प्रश्न है जिसको मैं इंडिकेट कर रहा था अवधेश बाबू। वो अधिकारी स्वीकार्य नहीं हो सकते जो अपना बनाया हुआ कानून अदालत में डिफेंड नहीं कर पाए। भुगतेंगे आप। अधिकारी तो चुनाव लड़ता नहीं है उपाध्याय जी, क्या चुनाव तो आप लड़ोगे ना मित्र? नहीं, अधिकारी आज शिक्षा में, कल बंजर भूमि विकास में होगा, परसों मछली पालन में होगा, नरसों उद्योग में बैठा होगा, फिर आबकारी और खनन में चला जाएगा सिफारिश लगवा के। आपको लड़ना होगा चुनाव, तब विशु की माताजी और सत्यम के पिताजी आपको मिलेंगे ना, तो सवाल पूछेंगे ना। सर उन अधिकारियों का प्रमोशन कर देते हैं ये लोग, तब आप अधिकारी का चेहरा दिखाओगे उसको कि नहीं भाई रामलाल नाम का अधिकारी ऐसा गलत नोटिफिकेशन बना गया था, या श्यामलाल। उपाध्याय जी, ये बड़ा व्यवहारिक सवाल है जो मैंने किया।